डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ। पीएम मोदी ने करीब 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट की शुरुआत। कहा कि सदी की उपलब्धियों में गिना जाएगा अभियान। देश भर में स्वच्छता अभियान से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने अभियान में लिया हिस्सा। केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने धान कटाई के चालू सत्र के दौरान पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए पंजाब के 16 जिलों और हरियाणा के 10 जिलों में उड़न दस्ते किए तैनात। दस्ते पराली जलाने से रोकने के प्रयासों पर प्रतिदिन सीपीसीबी को करेंगे रिपोर्ट। एफसीआई ने अपने 561 डिपो में करीब 23,750 कैमरे लगाने की बनाई योजना। नई आईपी आधारित प्रणाली के कार्यान्वयन से निगरानी क्षमताओं में होगी उल्लेखनीय वृद्धि। एफसीआई मुख्यालय में एक केंद्रीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर और एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर की होगी सुविधा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम स्वच्छता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जन आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस मौके पर उन्होंने 9,600 करोड़ रुपए की लागत की साफ सफाई और स्वच्छता से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें अमृत और अमृत 2 के अंतर्गत परियोजनाएं, गोबर्धन स्कीम के अंतर्गत स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन और 15 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजनाएं शामिल हैं। आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोबर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में गांधी जी का नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उनके नाम पर सत्ता बटोरने वाले लोग उनके प्रिय काम को ही भूल गए। आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया। नतीजा ये हुआ कि मजबूरी में लोग गंदगी में ही रहने लगे। गंदगी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गई।
समाज जीवन में इसकी चर्चा तक होनी बंद हो गई। इसलिए जब मैंने लाल किले की प्राचीर से इस विषय को उठाया तो देश में जैसे तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने तो मुझे ताना दिया कि शौचालय और साफ सफाई की बात करना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पहला काम वही है जिससे मेरे देशवासियों का, सामान्य जन का जीवन आसान हो। और प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरीकरण के बढ़ने से आने वाले समय में स्वच्छता को लेकर चुनौतियां बढ़ेंगी। पीएम ने कहा कि आने वाले समय में ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जिससे शून्य कचरा उत्पन्न हो। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, शहरीकरण बढ़ेगा, वेस्ट जनरेशन की संभावनाएं भी बढ़ेगी। कूड़ा कचरा ज्यादा निकलेगा और आजकल जो इकोनॉमी का एक मॉडल है यूज एंड थ्रो, वो भी एक कारण बनने वाला है। नए नए प्रकार के कूड़े कचरे आने वाले, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आने वाला है। इसलिए हमें फ्यूचर की अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर करना है। हमें आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे रिसाइकल के लिए सामान का ज्यादा उपयोग हो सके। हमारी जो कॉलोनियां हैं, हमारे जो हाउसिंग है, कॉम्प्लेक्सेस है, उनको हमें ऐसे डिजाइन करना होगा कि कम से कम जीरो की तरफ हम कैसे पहुंचे। हम जीरो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अंतर बचे जीरो से। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पानी का दुरुपयोग ना हो और वेस्ट पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल करने के तरीके सहज बनने चाहिए। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के लोधी कॉलोनी में स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। इस स्वच्छता अभियान में जेपी नड्डा के साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद बांसुरी सौराज और रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पिछले 1 दशक से स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता का आह्वान दिया था, लेकिन इस स्वच्छता की स्पिरिट को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को लिया तो स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन बन गया और जन आंदोलन के साथ साथ आम साधारण नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक हो, उसको स्वयं से ये महसूस हो कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है और स्वच्छता रखनी है और खुद भी स्वच्छ रहे और समाज को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करें। ये जन आंदोलन पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान में चल रहा है। और केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने कहा है कि उसने धान कटाई के चालू सत्र के दौरान पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए पंजाब के 16 जिलों और हरियाणा के 10 जिलों में उड़न दस्ते तैनात किए हैं। उड़न दस्ते संबंधित अधिकारियों के साथ निकट समन्वय में जमीनी स्तर की स्थिति का आकलन करेंगे और दैनिक आधार पर आयोग और CPCB को रिपोर्ट करेंगे। इस रिपोर्ट में आवंटित जिले में धान की पराली जलाने की आगे की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। CAQM ने यह भी कहा है कि इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान समन्वय बढ़ाने के लिए मोहाली, चंडीगढ़ में जल्द ही धान पराली प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। CAQM ने एक बयान में कहा है कि पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों ने 2024 खरीफ सत्र के दौरान धान की पराली जलाने की प्रथा को खत्म करने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की है।
और सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय खाद्य निगम एफसीआई अपने 561 डिपो में करीब 23,750 कैमरे लगाने की योजना बना रही है। एफसीआई भंडारण डिपो में आधुनिक आईपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली को उन्नत कर रही है। खाद्य मंत्रालय ने बयान में कहा है कि इस नई आईपी आधारित प्रणाली के कार्यान्वयन से निगरानी क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। नई निगरानी प्रणाली में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे ऑन बोर्ड एनालिटिक्स सुविधाओं जैसे कि कैमरा टैंपरिंग, कैमरा फील्ड ऑफ व्यू चेंज, कैमरा ब्लर, मोशन डिटेक्शन और ट्रिपर वायर आदि का समर्थन करेंगे। इस नई निगरानी प्रणाली में एफसीआई मुख्यालय में एक केंद्रीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर और एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर की स्थापना की सुविधा होगी। प्रस्तावित प्रणाली में प्रायोगिक आधार पर पर्यावरण और आर्द्रता सेंसर भी शामिल होंगे जो इसकी कार्यक्षमता को और बढ़ाएंगे। बयान में कहा गया है कि ये सेंसर पर्यावरण की स्थितियों की निगरानी करने, उनके प्रभाव का आकलन करने और भविष्य में इस प्रणाली के प्रदर्शन के इष्टतम स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए मूल्यवान आंकड़े प्रदान करने में सक्षम होंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हफ्ते के हर मंगलवार को किसानों से मुलाकात करने का नियम रखा है और इसी के तहत उन्होंने कल दिल्ली में किसानों और किसान संगठनों से मुलाकात की। इस मुलाकात में किसानों ने खेतीबाड़ी से संबंधित कई मुद्दे उठाए। इसमें सबसे खास फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य और आवारा पशुओं का मुद्दा रहा। किसानों से ये मुलाकात नई दिल्ली स्थित ICAR के पूसा परिसर में हुई। किसानों ने कृषि मंत्री के सामने आवारा पशुओं का मुद्दा उठाया। यूपी के किसानों ने हल्दी की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की मांग की ताकि किसानों का लाभ बढ़े। खेतीबाड़ी में व्यवस्था से जुड़े सुधारों पर कृषि मंत्री ने जोर दिया और कहा कि इस बारे में जिस तरह की तैयारी और काम करना होगा वह करेंगे। अगर जरूरी होगा तो वह इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर बात करेंगे। इसे लेकर किसानों की ओर से कुछ सुझाव मिले हैं जिस पर कृषि मंत्री ने गौर करने की बात कही है। कृषि मंत्री ने बताया है कि किसानों ने लागत मूल्य को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं जिस पर विचार किया जाएगा। फसल पद्धति बदलकर या अन्य किसी उपाय से लागत मूल्य कम किया जा सकता है, इस पर विचार किया जाएगा। रासायनिक खादों के इस्तेमाल को लेकर कृषि मंत्री ने कहा है कि केमिकल फर्टिलाइज डालने की एक सीमा है और अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया तो धरती माता बीमार हो जाएगी। पहले धरती की मिट्टी में जिस तरह की नरमी होती थी अब वैसी नहीं रही है। केंचुए भी खत्म हो रहे हैं। देश में गेहूं रबी सीजन की सबसे मुख्य फसल है और देश के ज्यादातर किसान रबी में गेहूं की खेती कर रहे हैं। ऐसे में किसान कम लागत में गेहूं की अधिकतम पैदावार प्राप्त कर सके, इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा गेहूं की नई नई किस्में विकसित की जा रही हैं। और इसी कड़ी में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान द्वारा गेहूं की नई उन्नत किस्म करण वैष्णवी DBW 303 तैयार की गई है। गेहूं की यह किस्म दूसरी किस्मों के मुकाबले प्रति हेक्टेयर काफी अधिक पैदावार देती है। यह किस्म उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगेती बुआई के लिए उपयुक्त है। इस किस्म की खेती से अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए किसान इसकी खेती समतल उपजाऊ खेत में उपयुक्त नमी होने पर खेत की तैयारी करके बुआई कर सकते हैं। गेहूं की इस किस्म की बुआई के लिए 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक का समय उपयुक्त रहता है। किसान इस किस्म से अधिकतम पैदावार प्राप्त करने के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पत्तियों के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी के साथ ही बुआई की जानी चाहिए। DBW 303 गेहूं की यह किस्म उन क्षेत्रों के लिए है कि जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। हापुड़ जनपद के गांव लुखराड़ा में ग्रामीणों की अच्छी पहल देखने को मिली है। ग्रामीणों ने गांव में एकत्र होकर सरोवर के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को जीवन देने का काम किया है। लुखराड़ा गांव में स्वतंत्रता सेनानी सरदार सिंह सरोवर के जीर्णोद्धार का उद्घाटन किया गया। सरोवर बनाने के बाद गांव की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। आज लुखराड़ा गांव के अमृत सरोवर की सराहना हो रही है। सरोवर के चारों तरफ साफ सफाई को लेकर ग्रामीण काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। ये एक मिसाल है पूरे हापुड़ के लिए लुखराड़ा का ये तालाब और इसकी महत्ता, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है IGL ने, श्री पवन जी ने, श्री रामवीर जी ने, राम प्रधान जी ने
यहाँ पर सभी गांव के जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, गांव के लोग हैं, उन सब ने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो जब ये खूबसूरत सी चीज बन के आई है, मेरा सभी गांव वालों से निवेदन है कि अब हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर के इसको और अच्छा बनाए रखने का प्रयास करना है। कोशिश करनी है कि इसमें कोई भी कूड़ा ना जाए। और ये पोखर पूरे हापुड़ के लिए ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मिसाल है कि किस तरह से कुछ लोगों के प्रयास से, इनिशिएटिव से किसी गंदी चीज को बहुत सुंदर बनाया जा सकता है। और बिहार में पिछले 2 दिनों से कोसी में बड़े जलस्तर में कमी आई है, लेकिन बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत नहीं मिली है। दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण के जरिए स्थिति का जायजा लिया और साथ ही राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में पॉलीथीन जनरेटर सहित कई अन्य सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं और साथ ही बाढ़ पीड़ितों तक कम्युनिटी किचन सेंटर के तहत मदद पहुंचाई जा रही है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक रबी और खरीफ सूरजमुखी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। साल 2023-24 के दौरान देश में कुल सूरजमुखी की उपज 1,73,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2022-23 के दौरान सूरजमुखी की पैदावार का ये आंकड़ा 3,63,000 टन था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल सूरजमुखी की पैदावार में 1,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में सूरजमुखी की आवक सीमित दायरे में देखने को मिल रही है। मंगलवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही सूरजमुखी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्क नेट के मुताबिक कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में 30 सितंबर को सूरजमुखी का भाव रहा 5,700 रुपए। 1 अक्टूबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 5,700 रुपए पर बना रहा। इस साल खरीफ सूरजमुखी की बुआई में बढ़त देखने को मिली है। चालू खरीफ सीजन में सूरजमुखी की बुआई बीते साल के मुकाबले 2,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की बुआई 75,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2023 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की खेती महज 73,000 हेक्टेयर में हुई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का MSP साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपए बढ़ाकर 7,280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में 30 सितंबर को ज्वार का भाव था 3,200 रुपए। 1 अक्टूबर को इसके भाव में 500 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 3,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की ही कावी मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 30 सितंबर को यहां ज्वार का भाव रहा 3,000 रुपए। 1 अक्टूबर को इसके सौदे 700 रुपए तेज होकर 3,700 रुपए पर हुए।
विसनगर मंडी में ज्वार के भाव को देखें तो यहाँ बीते सोमवार को ज्वार का भाव था 3,562 रुपए। मंगलवार को इसके भाव में 440 रुपए की बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद भाव 4,002 रुपए हो गया। ज्वार के भाव में तेजी का सिलसिला महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में भी देखने को मिला। यहाँ 30 सितंबर को ज्वार का भाव रहा 2,200 रुपए। 1 अक्टूबर को इसके भाव में 800 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ ज्वार की बुआई 15,16,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ बाजरा 14,06,000 हेक्टेयर में बोया गया था। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर में इस समय मक्का, ज्वार, बाजरा और धान की पकी फसलों की कटाई की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में केसर की खेती कर रहे किसान इनके खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। यहाँ के किसान पालक, धनिया और मेथी की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ इस समय मटर और प्याज की बुवाई भी की जा सकती है। यहाँ सेब की खेती कर रहे किसान इनके बगीचों को खरपतवार से मुक्त रखें। हिमाचल प्रदेश में इस समय पालक की बुवाई की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में किसान मटर की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ लौकी की खेती कर रहे किसान इन्हें सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। साथ ही यहाँ के किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों को फल मक्खी से बचाने के लिए फेरोमोन जाल लगा लें। हिमाचल प्रदेश में किसान टमाटर को झुलसा रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। यहाँ के किसान इस मौसम में मूली, शलगम और धनिया की बुवाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में इस मौसम में गेहूं और सरसों की बुवाई की जा सकती है। उत्तराखंड में इस समय प्याज की भी बुवाई की जा सकती है। बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। उत्तराखंड के नैनीताल के किसान मूंग और उड़द की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। नैनीताल में किसान गाजर के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही नैनीताल में इस समय सेम की फली की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती हैं और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। इस किस्म का आकार गोल होता है।
1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। इसके अलावा किसान बैंगन की पूसा उत्तम किस्म भी लगा सकते हैं। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। इसका आकार भी गोल होता है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अपना नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया उनके शांति और अहिंसा के संदेश को मानती है। बापू की जयंती पर पूरा देश उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने महात्मा गांधी को उनके समाधि स्थल राजघाट पहुंचकर नमन किया। राजघाट पर बाबू को नमन करते हुए एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई, जिसमें बापू के प्रिय भजन गाए गए। गांधी जयंती के अवसर पर आज संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर गांधी प्रतिमा पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्प गुच्छ अर्पित किए और इस मौके पर लोकसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी गण भी मौजूद रहे। लाल बहादुर शास्त्री की 120वीं जयंती पर विजय घाट पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें समाधि स्थल विजय घाट पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय घाट पहुंचकर शास्त्री जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने शास्त्री जी को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश के जवान, किसान और स्वाभिमान के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। गांधी जयंती के मौके पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक ने राज्य के स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में दिए गए। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांधी जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग में गांधी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूज्य बापू के प्रेरणादायी विचार सदैव भावी पीढ़ियों को देश और समाज की सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने हजारीबाग में पौधारोपण भी किया। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।